आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। आज राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो ये क्लास शुरू करने से पहले या इसके बारे में जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद शुरू करने से पहले हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हो इसको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा, कोई कानून बनाएगा, तो उन कानूनों या नीतियों को निर्देशित करने वाले कुछ तत्व हैं जिनका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। कहने का भाव क्या है कि भारत में या हमारे देश में जब भी कोई कानून या कोई नीति बनेगी तो फिर वो कैसी बनेगी, उसका जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो उस कानून या विधि की क्या होगी, ये समझने के लिए या उसको ये बताने के लिए भी आप किस प्रकार से कानून बना सकते हो, किस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 36 से 51 तक जिन बातों का वर्णन किया गया है वो बातें उसको दिशा निर्देश देगी या उनका मार्गदर्शन करेगी कि आप इस प्रकार से कानून या जो विधि है वो बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो जितनी भी नीतियां बनेगी भारत में, जो भी कानून बनेंगे भारत में, सब लोगों के कल्याण के लिए बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभी ये क्लास। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनको हमने आयरलैंड का जो संविधान है उससे ग्रहण किया है हमारे संविधान में, और आयरलैंड ने इन सिद्धांतों को स्पेन से लिया था। चलो ये एक नई बात थी, इसलिए मैंने आपको बताया भी हमने आयरलैंड से लिए हैं ये तत्व और आयरलैंड से स्पेन से लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन 36 से लेकर जो 51 तक अनुच्छेद हैं इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और उन्होंने कहा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं होंगी, कि भारतीय शासन व्यवस्था कैसे होगी, किस प्रकार से कार्य करेगी वो, तो उन सब की जानकारी आपको 36 से 51 तक के जो अनुच्छेद है उसमें मिल जाएगी। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा कि भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय जो शासन व्यवस्था होगी, उसकी विशेषताएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा हमने जब मौलिक अधिकार शुरू किए थे तब अनुच्छेद 13 में भी हमने पढ़ी थी कि भी राज्य क्या होता है, और ये वही बात यहां है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के, तो राज्य क्या है? राज्य कोई व्यक्ति तो है नहीं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो राज्य में कौन कौन शामिल है, एक बार और दोहराई कर लेते हैं। राज्य में केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें जितनी भी है भारत में, जितने राज्य हैं, उनकी विधानसभाएं या विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, और कौन बच गया, और वो सारी संस्थाएं जो या तो राज्य द्वारा चलाई जा रही है या फिर जिन संस्थाओं को चलाने में राज्य का पैसा लगा हुआ है, ये सारी केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, और वो सारी संस्थाएं जो राज्य द्वारा या तो चलाई जा रही है सीधे तौर पे या फिर उनको चलाने में राज्य का पैसा लगा हुआ है, ये सारे राज्य में शामिल होंगे। और ये अगर किसी प्रकार से कोई कानून विधि बनाते हैं तब जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, इनकी ये अनुपालना करते हुए कानून बनाएंगे। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है, ये आपके सामने है। अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 37 में लिखा है कि ये जो
निदेशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य के, इनको अगर ये पूरे नहीं होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं जैसे मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम न्यायालय में चले जाते हैं, लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ बात लिखी हुई है और वो पूरी नहीं होती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब राज्य द्वारा इस राज्य के खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये क्यों नहीं जा सकते? अगर ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि भाई जब कानून संविधान में लिखा है, कुछ बातें लिखी हुई है और वो पूरी राज्य अगर नहीं कर रहा है तो हम न्यायालय में क्यों नहीं जा सकते? वो इसलिए नहीं जा सकते कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब जो संविधान निर्माता थे, संविधान का निर्माण करने वाले जो थे, उन्हें पता था कि सारी चीजें एकदम से या अभी हम लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि कई चीजों को लागू करने के लिए संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उस समय के संविधान निर्माताओं को भी पता था कि अभी भारत उस अवस्था में नहीं है जहां ये सारी चीजें पूरी की जा सकती हो। तो उन्होंने इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसीलिए डाला है, आगे हम पढ़ेंगे जिन बातों को, ताकि समय के साथ साथ राज्य इन पर ध्यान रखते हुए कानून नीतियां बनाता जाएगा और जैसे जैसे संसाधन प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे इन चीजों को लागू करता जाएगा। इसलिए लिखा है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जाएगा। ये इस बात की चर्चा की गई है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 38 में लिखा है कि राज्य लोक कल्याण के लिए, क्या लिखा है कि राज्य लोक कल्याण, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी क्या होता है? भारत एक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का अर्थ ये है कि भारत जो राज्य है वो कार्य इसलिए नहीं करेगा भी उसको काफी सारा धन इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है, इसलिए नहीं राज्य जो ये शासन व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके, लोगों को अधिक से अधिक अपने आप को विकसित करने के या अपने आप का उत्थान करने के अवसर मिल सके। इस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था को बनाया गया है। इसीलिए लोक कल्याणकारी शब्द है वो हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था के लिए हमेशा उपयोग होता है। तो क्या लिखा है अनुच्छेद 38 में कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के साथ सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 38 में की गई है कि राज्य लोक कल्याण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कहने का भाव क्या है कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था होगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 38 में की गई है। अब हम अनुच्छेद 39 पढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप अगर इनको थोड़े से गौर से समझ लोगे फिर आपको कभी इस बात की दिक्कत नहीं आएगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सिद्धांत क्या होते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 39 में लिखा है कि राज्य के पास जितना धन है, राज्य के पास जितना धन है वह सारा लोकहित में लगेगा। राज्य की संपत्ति कह सकते हैं हम, धन भी कह सकते हैं। राज्य की संपत्ति का उपयोग लोकहित में होगा। एक बात तो ये लिखी है। दूसरी बात लिखी है कि जितना राज्य के पास धन है,
जितना धन का मतलब है राज्य में रहने वाले नागरिकों के पास भी जो धन है उस पर भी राज्य नियंत्रण रखेगा। अब आप सोचोगे कि एक आम व्यक्ति के पास जो धन है उसमें वो कहाँ खर्च करता है, कहाँ वो पैसे लगा रहा है, उसमें तो राज्य कुछ नहीं पूछता। एक अवस्था, एक वर्ग रखा है, जैसे 3 लाख रुपए तक की सबको छूट रहेगी। 3 लाख से ज़्यादा जिसकी आमदनी है उस पर टैक्स लगेगा। तो टैक्स के माध्यम से सरकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के धन पे नियंत्रण रखती है। इस बात की चर्चा भी जो अनुच्छेद 39 है इसमें की गई है। अनुच्छेद 39 के 2 पार्ट हैं, एक अनुच्छेद ए और है 39A। 39A को ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, और इसको थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ लिखा है 9। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे 3-9, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3-9 3-9 ऐसे लिख दिया ना हमने। तीनों कौन, एक परिवार में 3, पुरुष, महिला और बच्चा, ये होते हैं 3 एक परिवार में। क्या लिखा है इस अनुच्छेद में कि पुरुष व महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, और बार बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है कि पुरुष और महिला को समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो 39A में इस बात का जिक्र किया गया है। यह लिखा गया है कि राज्य प्रत्येक पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा और बच्चों के विकास के लिए कार्य करेगा। यह बात भी इसी अनुच्छेद में लिखी गई है। तो इसमें बच्चों के विकास के लिए कि बच्चों को खेलने का जो सामान है, बच्चों की शिक्षा से संबंधी है, बच्चों से स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी भी राज्य ध्यान रखेगा और जितना हो सकेगा राज्य इनके लिए प्रबंध भी करेगा। इस बात की चर्चा 39A में की गई है। अनुच्छेद 40 जो है बहुत महत्वपूर्ण है और जो ग्रामीण इलाका के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायत आती है उनका गठन किया जाएगा। इस अनुच्छेद में क्या लिखा है कि राज्य प्रत्येक गांव में पंचायत का गठन करेगा। इस बात का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में है। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हम बार बार या कई बार हम इस बात पे चर्चा भी होती है, कई जब बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं कि गांधी जी ने जो देश के लिए किया था तो उसका कहीं या गांधी जी का रोल संविधान निर्माण में नहीं था, इस बात की चर्चा होती है। तो ये देखिए आप, ग्राम पंचायत का है, आगे हम और भी अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। गांधी जी की जो सोच थी, विचारधारा थी, उसका प्रत्यक्ष दर्शन आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें बार बार होता रहेगा। तो ये ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण स्वशासन की बात करते थे महात्मा गांधी जी, तो उसी की विचारधारा का प्रभाव मानिए आप। यहाँ पे अनुच्छेद 40 में लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 41 में लिखा है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए, जो राज्य में रहने वाले नागरिक है, सबके विकास के लिए कार्य करेगा। राज्य सभी नागरिकों के विकास के लिए कार्य करेगा। इसके अंतर्गत वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे काम करेगा। बीमारी जितनी भी आई, बीमारियों की रोकथाम करने के लिए, और रोजगार में भी यहाँ बात होगी कि रोजगार देने का भी जो कार्य है वो राज्य करेगा। और जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बुढ़ापा संबंधित जो कार्य करने हैं, जो नीतियां बनानी हैं, वो भी राज्य बनाएगा। इस बात की चर्चा भी अनुच्छेद 41 में की गई है। बुढ़ापा में बुढ़ापा पेंशन भी है, जो वृद्ध आश्रम खुलते हैं गांव में, शहरों में, उसकी चर्चा भी है इसमें। तो बूढ़े व्यक्तियों का जीवन
अच्छी प्रकार से सरलता के साथ व्यतीत हो, इसका प्रबंध भी राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 41 में लिखा गया है। अनुच्छेद आगे आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में लिखा है कि राज्य कामगारों के मानवोचित कार्यस्थल की व्यवस्था करेगा। क्या लिखा है? अनुच्छेद 42 में लिखा है कि राज्य कामगारों के मानवोचित कार्यस्थल की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब यह है कि जहां पर भी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र है चाहे प्राइवेट क्षेत्र है, जो काम करने वाले लोग हैं वो जहां काम कर रहे हैं वहां पे इस प्रकार से वातावरण हो कि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो और उनकी जान को खतरा ना हो। इस प्रकार से राज्य उचित व्यवस्था बनाएगा कि काम करने वाले लोगों का स्वास्थ्य और उनकी जान जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 42 में की गई है। अनुच्छेद 42 में ही एक बात और की गई है कि राज्य प्रसूति में सहायता का प्रबंध करेगा। इसका मतलब यह है कि राज्य महिलाओं और जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको उनकी रक्षा के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करेगा या फिर प्रशिक्षित जो दाइयां हैं उनकी गांव वाइज व्यवस्था करेगा। व्यवस्था करने का मतलब है कि हर एक गांव में एक प्रशिक्षित दाई हो। इस बात की व्यवस्था भी राज्य अनुच्छेद 42 के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 43 में लिखा है कि राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। ये बात अनुच्छेद 43 में लिखी है कि राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। राज्य नई नई तकनीकों वाले बड़े उद्योगों की भी स्थापना करेगा, लेकिन जिस क्षेत्र से भारतीय जनता एक बड़े भाग के साथ जुड़ी हुई है उसके लिए भी राज्य कार्य करेगा और जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो घरेलू स्तर पर चलते हैं उनके विकास के लिए भी लगातार राज्य कार्य करेगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है, अनुच्छेद 44 को याद रखने के लिए छोटी सी एक आप यहां याद रख सकते हो, 4 इक्वल है, दोनों समान है, 4 दोनों, तो ये लिखेंगे हम समान सिविल संहिता लागू। कि राज्य जो है पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान सिविल संहिता लागू करेगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो कानून है वो बराबरी के साथ या समान रूप से कार्य करेगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 44 में की गई है। और अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 45 में लिखा है, अब थोड़ा सा इसको भी याद रख लीजिए, 4, 5 और आगे लिख दीजिए 6 वर्ष से कम की आयु वाले बालकों की शिक्षा का प्रबंध। अनुच्छेद 45 में ये चर्चा की गई है कि जितने भी 6 साल की उम्र से कम बच्चे हैं उन सब की शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। और इसका उदाहरण आप अपने आसपास आंगनवाड़ी के रूप में देख भी सकते हो। जो आंगनवाड़ियाँ जितनी भी बनी हुई है
वो यहीं से निर्देशित है। आंगनवाड़ियाँ जो हमारे आसपास में बनी हुई है, जहाँ छोटे बच्चे 6 साल की कम उम्र वाले बच्चे वहाँ जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, या फिर हम ये कहेंगे वहाँ पे उन्हें आहार की जानकारी भी दी जाती है। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 46 में लिखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के शिक्षा हितों की रक्षा राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के शिक्षा हितों की रक्षा करेगा। इसका भाव ये है कि राज्य जो गरीब पिछड़े जो लोग हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आते हैं, पिछड़े वर्गों के लोग आते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए या उनमें शिक्षा का स्तर ऊपर करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति या उनको वो और सारी सुविधाएं देगा, जिससे इन सब का जो शैक्षणिक स्तर है वो ऊंचा उठ सके। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 46 में की गई है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में क्या लिखा है? 47 से संतुलित लिख लीजिए आप। संतुलित आहार की व्यवस्था, एक बात ये लिखी है। दूसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये लिखी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक। ये इस अनुच्छेद 47 में लिखा है कि राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक संतुलित आहार पहुंचाने की व्यवस्था करे, और जितने भी मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी मिलावटी खाद्य पदार्थ कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सब पे रोक लगाने की और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था भी राज्य करे। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। अब अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 48 बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 में लिखा है कि कृषि व पशुपालन का विकास, राज्य, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और राज्य की या भारत की 80% जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, तो संविधान में स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 48 में कि जो राज्य है वो कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। एक बात तो ये लिखी है। दूसरी बात इसी में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे बहुत चर्चा भी होती है, और जो अभी की सरकार है जिसने कई कानून लाके गोवध पे जो रोक लगाई है कई राज्यों में, तो वो लिखा है कि गाय के वध पर रोक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि गाय के वध पर जब रोक संविधान में लगाई हुई है तो फिर सभी राज्यों में गाय के वध पर रोक क्यों नहीं है? हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक निर्देश देने की या निर्देशक की भूमिका में है। ये एक बड़ा विजन राज्यों को देते हैं कि भी आप इस प्रकार से कार्य कीजिए, लेकिन ये इस बात के लिए बाध्य नहीं है भारतीय सरकार या जो राज्यों की सरकार है कि वो इन सब की पालना करे। वो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, अगर उनको लगता है भी हम ये करने वाले हैं, इसको करने से राज्य के जो लोग हैं उनका भला होना है, तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं भी करेंगे। इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। तो अनुच्छेद 48 में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, कृषि व पशुपालन के विकास पे जोर होगा, दूसरा गाय के वध पर रोक होगी। अनुच्छेद 48 में यह लिखा है। अनुच्छेद 48 के दो भाग हैं। अनुच्छेद
48 का जो क है, अनुच्छेद 48 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 48 का क का मतलब ये है, या ए भी होता है, या ए मान लीजिए, ये बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण व वन्य जीवों की रक्षा, राज्य पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 48 क में की गई है। अब अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 भी ऐसे ही इसी चीज से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 49 में लिखा है कि राष्ट्रीय, जितने हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, राज्य जितने भी पूरे भारत में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक बने हुए हैं, लाल किला है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, और भी बहुत सारे जितने भी स्मारक राष्ट्रीय महत्व के, उन सब की देखभाल संरक्षण करने का कार्य राज्य करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 49 में की गई है। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, संविधान के इस अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 50 में, कि राज्य इस प्रकार से कानून बनाएगा, इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि जो कार्यपालिका है उससे न्यायपालिका अलग हो। क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर कार्यपालिका ने न्यायपालिका को चुना तो न्यायपालिका फिर कार्यपालिका के विरोध में निर्णय नहीं दे पाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की यहाँ चर्चा की कि कार्यपालिका यानी जो सरकार है वो एक अलग से स्वायत्त स्वतंत्र संगठन बनाए, कोई कॉलेजियम बनाए, जैसे अभी व्यवस्था है, कॉलेजियम की व्यवस्था है न्यायाधीशों को चुनने की, उसके माध्यम से ही न्यायाधीशों का चुनाव हो, ताकि कार्यपालिका का जो दबाव है वो न्यायपालिका पर ना रहे। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 50 में की गई है। जो इस भाग का भाग नंबर 4 का जो अंतिम अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। बार बार इस अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है इसमें कि राज्य यानी कि भारत राज्य विश्व शांति व सुरक्षा में सहयोग देगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि राज्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। तो भारत की विदेश नीति भी इस अनुच्छेद पर टिकी हुई है। भारत ने हमेशा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते हैं उनका पालन किया है, और भारत ने खुद जो अगर कहीं पर भी किसी अन्य दो देशों के बीच में टकराव होता है तो भारत ने शांतिपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी उसमें निभा करके उन दोनों के झगड़ों का निपटारा करने का भी प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बात और हमने पहले भी चर्चा की, एक बार और रिपीट करता हूं मैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। जैसे हमें संविधान ने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं कि हमें भाई हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है, राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान करना है, भाईचारे और प्रेम के साथ रहना है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। उसी प्रकार से राज्य के भी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कर्तव्य हैं कि ये सारे कर्तव्य राज्य को कहे गए भी आपको ये करने हैं। अगर ना करे तो फिर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। जैसे कि हम और आप, हमें जो मौलिक कर्तव्य मिले हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर हम उनकी पालना ना करें तो फिर हमारे विरुद्ध भी कोई न्यायालय में नहीं जा सकता। सिर्फ हम उनकी पालना ना करें, अगर उनके खिलाफ हम कोई काम करेंगे तो फिर हमें न्यायालय में जाना भी पड़ सकता है, हमें उसके अनुसार कार्रवाई भोगनी भी पड़ सकती है। पालना करने का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे लिखा है कि हमें हमारे राष्ट्रीय
जो स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय गान और गीत का हमें आदर करना चाहिए। हमें जैसे ही वो गाए जाएं तो हमें भी गाने चाहिए साथ में। अगर हम ना गाएं तो भी ऐसी कोई बात नहीं कि हमें न्यायालय में या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हाँ, अगर हम उनके खिलाफ कुछ बात करते हैं तब हमें न्यायालय में जाना पड़ सकता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वैसे ही राज्य के कर्तव्य, राज्य के नीतिक निर्देशक जो तत्व हैं उसमें दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें से हर एक प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है। और अगर आपको अन्य राजनीतिक पक्षों के या संवैधानिक पक्षों के बारे में भी जानकारी लेनी है तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जो और संवैधानिक पक्षों की वीडियोज़ आनी हैं वो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।